हाय वांगची लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सेकंड चांस का नेक्स्ट डे हाजिर हूँ। चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। विजान नई जगह को बड़े आश्चर्य से देख रहा था। वह पूछता है कि गेगे, यहाँ खरगोश भी है ना? आयुआ आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर खरगोश है? तब विजान कहता है कि मुझे बाबा ने एक बार बताया था। आयुआन को अभी भी नहीं पता था कि विंग को क्या हुआ है और ये बच्चा कौन है। उसे तो बस इतना पता था कि मास्टर वी से जब वह आखिरी बार मिला था तो वो सफ़र पे जाने की बात कर रहे थे और उससे कहा था कि वो बीच बीच में उससे आकर मिलते रहेंगे। लेकिन काफ़ी समय हो जाने के बाद भी वो उससे मिलने नहीं आए और जब आयुआन ने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी तो वो उसे नहीं मिले। जब 4 साल पहले वांगजी ने उसे बताया कि वो विंग से मिला है और वो ठीक है, तब आयुआन ने उससे विंग से मिलने की जिद की थी। पर अंकल किरेन और बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए लेंजा ने उसे वहां नहीं जाने दिया और बाद में जब वह उसे लेकर विंग से मिलने गया तो वो वहां से जा चुका था और बहुत ढूंढने पर भी वह उसे नहीं मिला। वह अधिकतर नाइट हंट पर इसीलिए आता था ताकि किसी नाइट हंट के दौरान उसे विंग मिल जाए, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। आयुआन अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। विजान ने उसे उसकी रॉप से पकड़ते हुए कहा कि गेगे गेगे, आप मुझे वहां लेकर चलिए ना, मुझे भी रैबिट्स देखने हैं। आयुआन मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाता है और खरगोश दिखाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ सिचेन फिर से जिंगशी में चला जाता है और वह देखता है कि लेंजा विंग के पास बैठा उसे निहार रहा था। सिचेन को वांगजी की आंखों में वही सूनापन फिर से दिखाई दे रहा था जो उन्होंने पिछले 16 सालों में तब देखा था जब विंग नाइटलेस सिटी की रॉक से नीचे गिर गया था और सबको लगा था कि वो मर गया, पर बस एक वांगजी ही पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा था। और जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी आंखों में निराशा, अकेलापन और सूनापन नजर आने लगा। आज फिर से वही हो रहा था, पर इस बार सिचेन ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब की बार वह अपने भाई को इस तड़प से नहीं गुजरने देगा। पिछले 4 सालों से वह जिस पीड़ा में रह रहा है उसे अब खत्म करके ही रहेगा। वह वांगजी के पास जाता है और कहता है, वांगजी, मास्टर भी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बस हमें जल्द से जल्द उनकी आत्मा को ढूंढना होगा। वांगजी को इस बात का पहले से ही पता था, इसलिए उसने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब सिचेन ने मायूस होकर उसके कंधे को थपथपाया और वहां से जाने लगा। वे कमरे से बाहर जाने ही वाले थे कि लेंजा ने कहा कि भैया, मुझे कुछ किताबों की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें लेकर यहाँ आ सकते हैं? क्योंकि मैं विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। सिचेन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और वहां से चले गए। शाम को सिचेन आयुआन और विजान को लेकर जिंगशी जाते हैं, जहाँ पर लेंजा वही किताबें पढ़ रहा था जो उसने जेवाजुन से मंगवाई थी और विंग अभी भी बेड पर बेहोश लेटा हुआ था। लेंजा को देखते ही विजान दौड़कर उसके गले लग जाता है और कहता है कि क्या बाबा ठीक हो गए और इतनी सारी किताबें आप क्यों पढ़ रहे हैं? वांगजी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि तुम्हारे बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आयुआन भी उन्हें बो करता है और पूछता है कि आखिर मास्टर वी को हुआ क्या है। सिचेन उसे पूरी बात बताता है और ये सब सुनकर आयुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे रोता देख लेंजा उसे अपने गले से लगा लेता है। विजान अपनी मासूम आंखों से ये सब देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्यों रो रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कुछ डिसिपल्स खाना लेकर वहां आ जाते हैं। दरअसल सिचेन ने ही उन्हें खाना लाने को कहा था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि लेंचा खाना खाने से मना कर देगा, लेकिन विजान और आयुआन के सामने वह मना नहीं कर पाएगा। फिर सभी लोग मिलकर खाना खाने लगे। खाना खा लेने के बाद आयुआन विजान को लेकर जाने लगता है, लेकिन विजान कहता है कि मुझे हैंगवांगजुन के पास रहना है। वांगजी उसे इशारों में कह देता है कि वे विजान को वहीं रहने दे और फिर आयुआन सिचेन और लेंजा को बो करके वहां से चला जाता है। सिचेन भी वांगजी से कुछ देर और बात करके चले जाते हैं। वांगजी विजान को बेड पर लेटा देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। विजान कहता है, हैंगवांगजुन। इससे आगे कि वो कुछ और कहता है, लेंजा उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे अब से बाबा बुलाना। विजान मासूमियत में से पूछता है कि पर मेरे बाबा तो ये हैं, फिर मैं आपको अपना बाबा कैसे बुला सकता हूँ? वांगजी विजान के मासूम सवाल से समझ नहीं पाता कि वह उसे कैसे समझाए।
तब वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ ना, तो मैं भी तुम्हारा बाबा हुआ। मासूम विजान भी इस बात को खुशी से मान जाता है और लेंजा को बाबा कहना स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जब सिचेन जिंगशी में आते हैं, तब तक वांगजी ने विंग को स्पंज बात करा के न्यू रॉक पहना दिए थे और विजान अभी भी सो रहा था। सिचेन वांगजी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। वांगजी निराशा भरे लहजे में कहता है कि भैया, इन किताबों से तो मुझे कुछ पता नहीं चला। अब मुझे हमारी गुप्त लाइब्रेरी में जाना होगा, तब तक आप विंग का ध्यान रखिएगा। सिचेन उसे आश्वासन देते हैं। वांगजी वहां से निकलकर गुप्त लाइब्रेरी में चला जाता है। वहां जाकर वह कर्स से रिलेटेड बुक पढ़ने लगता है और फिर थोड़े समय बाद वह आत्मिक शक्ति को बढ़ाने की बुक भी पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी, पर अब उसे विंग की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो वापस जिंगशी आ जाता है। वह देखता है कि आयुआन विजान के साथ कुछ कहानियों की किताबें पढ़ रहा है और सिचेन विंग के पास बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे थे। उसे देखते ही विजान दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। सिचेन उसे आंखों ही आंखों में पूछता है तो वांगजी सिर हिलाकर ना में जवाब देता है। तब सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। वो जैसे ही खाना खाकर उठते हैं कि तभी बाउलिन वहां आ जाती है और उनसे खुश होकर कहती है कि मुझे पता चल गया है कि इस कर्ज को कैसे दूर किया जा सकता है और विंग की आत्मा को भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विंग की आत्मा और शरीर दोनों से जुड़ा हो। तब लेंजा कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, पर बाउलिन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम विंग से अभी तक नहीं जुड़े हो। तब लेंजा को याद आता है कि जब वह आत्मिक शक्ति वाली किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक पेज पर उसने देखा था कि एक कल्टीवेटर पार्टनर अपने दूसरे कल्टीवेटर को अपनी आधी आत्मिक शक्ति दे सकता है और इस कारण से वो हमेशा के लिए उसके आत्मिक और शारीरिक रूप से जुड़ जाएगा, और ये बात उन्हें भी बताता है। बाउलिन ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि वह इस बारे में जानती है, लेकिन इसमें यह खतरा भी है कि अगर दूसरे पार्टनर ने आपके आदि शक्ति को स्वीकार नहीं किया तो वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और उसे फिर से वापस पूरा नहीं किया जा सकता। तब बांगजी उन्हें आश्वासन देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब दोनों इस बात को मान जाते हैं। तब बाउलिन कहती है कि हमें इसके लिए मास्टर किरेन की भी आवश्यकता होगी क्योंकि स्थिति बिगड़ने पर वही है जो सब संभाल सकते हैं। मास्टर किरेन का नाम सुनते ही वांगजी और सिचेन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इसमें अंकल को कैसे शामिल करें, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने उन्हें ये भी नहीं बताया था कि विंग यहाँ पर है और इस हालत में है। ऊपर से अगर उन्हें वांगजी के आदि को और विंग को देने की बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और इस बात के लिए वे कभी राजी नहीं होंगे। तब वांगजी कहता है कि मैं अंकल से बात करूंगा। सिचेन भी उसे इशारों में साथ चलने की कहता है। अगले दिन दोनों भाई अंकल किरेन से मिलने जाते हैं। दोनों भतीजों को एक साथ देखकर अंकल किरेन बहुत खुश होते हैं तथा उनसे कहते हैं कि वांगजी, तुम बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो, क्या तुम कार्य में इतने व्यस्त थे? अंकल की बात सुनकर वांगजी सिचेन की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी की आंखों को देखकर ये पता चल रहा था कि वे किसी परेशानी में है, इसलिए अंकल ने ये महसूस कर लिया था। उन्होंने पूछा कि क्या बात है वांगजी, तुम कुछ कहना चाहते हो? वांगजी नोट करता है, किरेन को विंग के बारे में बताने लगता है। उसे लग रहा था कि विंग के नाम से ही अंकल को गुस्सा आ जाएगा, पर आश्चर्य था कि अंकल किरेन के चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक अफसोस और गिलानी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। पूरी बात बता देने के बाद दोनों अंकल की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अंकल के मन में क्या चल रहा है। तभी किरेन ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि मुझे विंग के लिए दुख है कि वो लड़का हमेशा दूसरों की मुसीबत का खामियाजा भुगतता है। वह हमेशा दूसरों का अच्छा करता है, पर उसे हमेशा उसका गलत परिणाम प्राप्त होता है। पहले भी उसने दूसरों के किए कर्म अपने सिर पे ले लिया और अब देखो फिर से दूसरों की मदद करने की सजा उसे मिली है। अपने अंकल के मुंह से विंग के लिए इस तरह की बातें सुनकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था और वो एक दूसरे को देखकर यही सोच रहे थे कि आखिर अंकल को हुआ क्या है। क्या ये वही अंकल है जो हमेशा विंग को गलत ठहराते थे? पहले जो कुछ भी हुआ और सच्चाई सामने आ जाने के बाद से अंकल का नजरिया विंग को लेकर बदल गया हो। और ये सच भी था। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर
किरण का नजरिया विंग को लेकर वाकई ही बदल गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद किरण उन दोनों की मदद के लिए मान जाता है, पर जैसे ही सिचेन उन्हें वांगजी के आत्मिक कोर वाली बात बताता है तो वो गुस्से में लाल हो जाते हैं तथा वांगजी को इसके लिए मना कर देते हैं। तब सिचेन उन्हें समझाते हुए कहता है कि अंकल, पहले भी वांगजी बहुत पीड़ा सह चुका है और हम चाहकर भी वांगजी के मन से विंग को नहीं निकाल सकते हैं। और क्या आप वापस वांगजी को उस रूप में देखना चाहेंगे जब विंग के जाने के बाद वांगजी ने इस दुनिया से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था? सिचेन की बात सुनकर किरण पुरानी बात को याद करने लगते हैं। पुरानी की बातों को सोचते ही उनका मन उदास हो जाता है और वे हामी में अपना सिर हिला देते हैं। अब सभी मिलकर तैयारी करने लगते हैं। बाउलिन और यूलिन मिलकर औषधियाँ तैयार करते हैं। अंकल किरण अपने हिस्से की तैयारी करते हैं और सिचेन वांगजी को मानसिक रूप से तैयार करने में उसका सहयोग करते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब लेंचा अपनी आदि कोर विंग को देने वाला होता है। लेंचा विंग के पास जाकर लेट जाता है और बाउलिन प्रक्रिया को स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ किरण और सिचेन वांगजी को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगते हैं। धीरे धीरे वांगजी की आदि कोर बाउलिन ने विंग के शरीर में डाल दी। उसके बाद सिचेन विंग को भी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह ये देखते हैं कि क्या विंग वांगजी की आदि कोर को स्वीकार कर रहा है या नहीं। जब उन्हें ये लगता है कि विंग ने वांगजी की आदि कोर स्वीकार कर ली है तो उनके चेहरे पे अब तक जो चिंता थी वो सुकून में बदल जाती है। प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद वांगजी फेंट हो जाता है, जिससे किरण चिंतित नजर आने लगते हैं। पर बाउलिन उन्हें समझाते हुए कहती है कि ये स्वाभाविक है, इससे उसे पीड़ा भी होगी। किरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी उसे स्पेशल एनर्जी देता रहता है ताकि उसके दर्द को कम कर सके। वांगजी पूरे 3 दिनों तक बेहोश रहता है और इस दौरान किरण और सिचेन आकर उसे और विंग को अपनी स्पेशल एनर्जी देते रहते थे और बाउलिन उनकी औषधि द्वारा मदद कर रही थी। वह उन्हें ऐसी औषधियाँ दे रही थी जिससे उनके आत्मिक और शारीरिक ताकत और मजबूत हो और आने वाली परिस्थितियों के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो सके। वांगजी को जब होश आता है तो वो विंग को देखता है। तब सिचेन उसे आश्वासन देते हैं कि विंग अब पहले से ठीक है और तुम अब विंग से आधा दूर चुके हो। अब अगर उसे कुछ भी फील होगा तो तुम भी उसे महसूस कर पाओगे। वांगजी खामोशी से उसे देख रहा था। अब वह वाकई फील कर पा रहा था कि विंग इतने समय से कितना अकेला महसूस कर रहा था और वो कितना दुखी रह रहा था। कुछ दिनों बाद जब वांगजी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और विंग का शरीर भी स्वस्थ होता है तो वे उसे उस कर्ज से छुटकारा दिलाने की योजना बनाते हैं। तब बाउलिन उन्हें बताती है कि मैंने इस कर्ज के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया है। यदि कोई व्यक्ति इस कर्ज से जुड़ता है तो उसकी आत्मा वहाँ चली जाती है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है और वह कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहता हो। मतलब कि कोई ऐसी जगह जहाँ कोई उन्हें ढूंढ ना पाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसके डर के कारण वह वहाँ नहीं जाएगा। सभी इस बारे में सोचने लगते हैं कि विंग की आत्मा कहाँ जा सकती है। एक एक करके वे सभी अपने अपने तरीके से उसके आत्मा को ढूंढने लगते हैं। कोई उस गुफा में जाता है तो कोई नाइटलेस सिटी, कोई उस जगह जहाँ उसे ये कर्ज लगा था। पर हर एक जगह से उन्हें नाकामी ही मिलती है। परेशान होकर सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। वांगजी जाकर विंग के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि विंग, मुझे बताओ कि तो किस बात से डर लगता है। अक्सर वांगजी ऐसा ही करता था, क्योंकि वह अब विंग से जुड़ चुका था तो उसे उसकी भावनाओं का एहसास हो जाता था। अचानक बैठे बैठे वांगजी को याद आता है कि विंग हमेशा उससे कहता था कि उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, सिर्फ उसे अपनों को खोने का डर रहता है। लेकिन लाइटलेस सिटी के हादसे के बाद जब वह लौटकर आया था तो वह कहता था कि सब ईलिंग पैट्रियार्क से डरते हैं। और आश्चर्य की बात यह थी कि विंग को भी उसी डर से डर रहता था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और वह भागकर सिचेन के पास जाता है और हाफते हुए कहता है कि भैया, मुझे पता चल गया है कि विंग की आत्मा कहाँ है। सिचेन चौंकते हुए पूछते हैं कि कहाँ और कैसे। तब वांगजी उन्हें पूरी बात बताता है। वे दोनों बाउलिन और किरण को भी ये बताते हैं। किरण कुछ समय सोचने के बाद कहते हैं कि पर विंग के दिमाग में जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक इस कर्ज के असर से वहाँ पूरी तरह नकारात्मकता हावी हो गई होगी और इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी ढूंढना नामुमकिन है। और इसमें तुम्हारे लिए भी खतरा है, क्योंकि तुम भी उसके दिमाग में कैद हो सकते हो
और चूंकि अब तुम भी उसके हाफ पार्टनर हो तो उसकी नकारात्मक का असर तुम पर भी हो सकता है। दरअसल विंग अपने ही दिमाग में कैद हो चुका था और उसके आत्मा ने वहीं पर अपने आप को छुपा लिया था। काफी देर विचार विमर्श के बाद बाउलिन कहती है कि अगर हम वांगजी और विंग को पूरी तरह से एक कर दे तो हमारी जीत के चांस बढ़ जाएंगे। ये सुनते ही किरण चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बाउलिन, तुम इसका मतलब भी समझती हो कि तुम क्या कह रही हो? बाउलिन हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। असल में बाउलिन ने जान को बचपन से ही देखा था और हमेशा वह जिनसे भी प्यार करता था वह परिस्थितिवश उससे दूर हो जाते थे और इसी कारण धीरे धीरे वह कोल्ड हो गया। तब पहली बार विंग के उसके जीवन में आने से उसकी कोल्डनेस की दीवार टूटी थी और वह चाहती थी कि विंग हमेशा के लिए लेंजा के जीवन में आ जाए। और अब मौका भी आ चुका है जिससे विंग की जान बचाई जा सकती है और साथ ही लेंजा की भी, क्योंकि अगर इस बार उसने विंग को खो दिया तो शायद वो भी नहीं जिंदा रह पाएगा। काफी समझाने के बाद किरण भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। फिर बाउलिन वांगजी से कहती है कि वांगजी, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अंधेरे में ढालना होगा ताकि जब तुम विंग की आत्मा से मिलो तो तुम अपने आप को स्ट्रांग रख सको। याद रखना, वहाँ पर तुम्हें ऐसे ऐसे मंजर दिखेंगे जो तुम्हें कमजोर कर देंगे, पर तुम्हें हर हालत में अपने आप को संभालना होगा। विंग को उस अंधेरे से निकालना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस दुनिया में विंग ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो जिससे तुम्हें वक्त आने पर लड़ना भी होगा। और ये भी हो सकता है कि वह तुम्हें वहाँ पर वो दिखाए जो तुम्हारे असली जीवन में तो कभी नहीं हुआ है, पर तुम ऐसा चाहते थे। वह तुम्हें लालच भी देखा, तुम्हारे डर से तुम्हारा सामना भी करवाएगा, पर तुम्हें हर हाल में शांत रहना होगा और अपने दिमाग को किसी भी उलझन में फंसने नहीं देना होगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम वहाँ अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो तो तुरंत इस तालिस्मान से बाहर आ जाना, क्योंकि अगर तुम उसमें फंस गए तो विंग के साथ साथ तुम भी हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये कहकर बाउलिन ने यूलिन को इशारा किया जो अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर खड़ा था। उसका इशारा पाते ही वह बॉक्स लेंजा को दे देता है। सारी बात बता देने के बाद बाउलिन लेंजा को आखिरी बार समझाते हुए कहती है कि तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि तुम अपने विंग को वहाँ से बचाकर वापस ला सको। और ये कहकर वह यूलिन के साथ वहाँ से चली जाती है। काफ़ी दिनों तक लेंजा मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाने लगता है। वह अपना काफ़ी समय कोल्ड स्प्रिंग में भी बिताता है ताकि अपने आप को शांत रख सके। अब वह समय भी आ गया जब लेंजा को विंग के दिमाग में जाना था। पाउलिन ने लेंजा को विंग के पास लेट जाने को कहा। लेंजा वैसा ही करता है। उसके बाद वो किरण की तरफ देखती है। किरण समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह वांगजी का हेडबैंड रिबन उसे सिर से खोलकर एक सिरा वांगजी के हाथ में और दूसरा हिस्सा विंग के हाथ में बांध देता है। सिचेन भी विंग के बालों में बंधा रेड रिबन खोलकर वैसा ही करता है और दोनों के हाथों में रिबन बांध देने के बाद बाउलिन वांगजी और विंग दोनों के ऊपर एक तालिस्मान लगा देती है जिससे उनके चारों तरफ एक घेरा बन जाए। इससे वे दोनों भारी नकारात्मक शक्तियों से और भारी दखल से सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद बाउलिन एक दूसरा तालिस्मान लेकर उसे लेंजा के दिमाग पर लगा देती है। तालिस्मान के सक्रिय होते ही लेंजा एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेंजा को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वह एक तालिस्मान से रोशनी करके देखता है कि आखिर वह कहाँ पर है। के लिए इतना ही दोस्तों। ये पार्ट बहुत लंबा हो जाता अगर मैं पूरा इसे आज ही एक्सप्लेन करती, तो इसलिए मैंने इसे इतना ही रखा। अगला पार्ट श्योर इसका आखिरी पार्ट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।